हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं। मुझे आशा है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इस सेट में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बड़े यूनिक तरीके से रखे गए हैं, उनका सिलेक्शन किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। देखिए, आप जानते हैं कि मूल रसों की संख्या 9 है, ठीक है। रौद्र रस उसमें एक रस है। तो अब बताइए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, उत्साह, क्रोध या विस्मय? तो मैं बताना चाहूँगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन का पर समानार्थी है। मीन का समानार्थी, देखिए, मीन का समानार्थी शीलमुख नहीं होता, आली नहीं होता, षटपद नहीं होता, झष होता है। मीन का समानार्थी शब्द, मीन यानी मछली। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। गंगा तट में कौन सा समास है? देखिए, गंगा तट का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा गंगा का तट। इस हिसाब से विग्रह करने पर बीच में विभक्तियां पाई जा रही हैं और दूसरा पद प्रधान है। इसमें गंगा की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उसके तट की बात की जा रही है। इसलिए जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और सामासिक पद में विभक्तियों का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस हिसाब से विकल्प बी जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। देखिए, निषिद्ध का मतलब होता है रोग, ठीक है, और उसका विलोम शब्द होगा विहित। विकल्प सी सही है। पांचवा प्रश्न है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द वासना नहीं हो सकता, इच्छा सिर्फ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ इच्छा की बात नहीं की जा रही है, हार्दिक इच्छा की बात की जा रही है। तो अब बात आती है अभिलाषा और आकांक्षा। आकांक्षा में से क्या होगा? तो देखिए, इसका विकल्प ए जो है वो सही होगा। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द जो होता है वो होता है अभिलाषा। छठवां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। देखिए, यहाँ 4 चरण नहीं दिए गए हैं, बल्कि कविता के सिर्फ 2 ही चरण दिए गए हैं। अब इन 2 चरणों को पढ़ करके आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। चौपाई है, सोरठा है, दोहा है या बरबय है? तो जान लीजिए, चौपाई में तो 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही दिया गया है, 2 और नहीं दिए गए हैं, लेकिन 2 से पहचानना है। और कहा जाता है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जिसके हर एक चरण में समान मात्राएं होती हैं। तो यहाँ अगर आप काउंटिंग करेंगे, नील सरोरुह श्याम, ये पहला चरण है। दूसरा चरण है तरुण अरुण वारिज नयन। दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं नहीं आएंगी, आप काउंट करके देख लीजिएगा। दोहा होता है जिसके पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पहला और दूसरा दिया गया है, यानी कि पहला 13 होना चाहिए और दूसरा 11 होना चाहिए। इस हिसाब से देखने पर लग रहा है कि दूसरा चरण यहाँ बड़ा है, उसमें ज़्यादा मात्राएं हैं, और पहला छोटा लग रहा है। नी न में बड़ी की मात्रा, वहाँ 2 मात्राएं हो जाएगी। ली ल में 1 मात्रा, तो 3 हो गई। स में 1 4, रो में 2 6, और र और ह ये दोनों 1-1 मात्रा काउंट होंगे। तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 हो गया, और या में 2 10 हो गया, म में 1 11। यानी पहले चरण में 11 मात्रा ही हो रही है, जबकि दोहा के पहले चरण में 13 मात्रा होती है। तो इसके हिसाब से दोहा भी नहीं है। सोरठा देख लीजिए, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। पहले चरण में 11 मात्रा होती है, यहाँ काउंट करेंगे तो पहले चरण में 11 मात्रा हो रही है, और दूसरे चरण में तरुण अरुण वारिज नयन, इसमें 13 मात्रा हो रही है। काउंट करके आप देख लीजिएगा, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 11 12 13। आप देख लीजिए, तरण
र में छोटा ऊ लगा है तो एक ही मात्रा काउंट होगी, तो तरुण अरुण दोनों में 3 3 मात्रा हो गई, 6 हो गई। वा में 2 8 हो गई, र में छोटी लगी है इसलिए 1 9 हो गई, ज में 1 10 हो गई, न या न में 3 हो गई, 10 और 3 13। तो इसका मतलब है कि पहले चरण में 11 मात्रा आ रही है और दूसरे चरण में 13 आ रही है। तो आप जानते हैं कि पहले चरण में यानी कि पहला चरण जो है इसका, उसमें 11 मात्राएं आ रही है और दूसरे में 13 आ रही है। तो यह पहचान होती है सोरठे की, इसलिए विकल्प जो है वो बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मित्रों यहाँ विशेष्य जो है, विशेष्य उसको कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ मोहन की विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ 2 संज्ञा शब्द हैं, एक तो है मोहन और दूसरा है विद्यार्थी। यहाँ मोहन की विशेषता ना बता करके बल्कि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विद्यार्थी कैसा है, अच्छा है। अच्छा विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है और एक प्रविशेषण है। पूछा जा रहा है विशेष्य, विशेष्य उसको कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छा शब्द जो है, अच्छा शब्द विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसलिए विद्यार्थी विशेष्य हो जाएगा, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है। अब देखिए लिखावट में जब हम प्रत्यय अलग करेंगे तो लिख आएगा। लिख एक धातु रूप है क्रिया का, ठीक है, क्रिया का धातु रूप है। लिख, उठ, चल, पढ़, ये सब क्रिया के धातु रूप होते हैं। तो यहाँ लिख धातु रूप में आवट मिला हुआ है प्रत्यय, जिससे ये लिखावट शब्द बना है। तो यहाँ हम अट नहीं आएगा, वट नहीं आएगा, अवट नहीं आएगा, बल्कि आवट आएगा। विकल्प डी जो है वो सही है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। मित्रों प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ कर्ता वह क्रिया खुद से ना करके बल्कि दूसरे से करवाता है। अब देख लीजिए, समझना एक क्रिया है, क्रिया का सामान्य रूप है। बैठना सामान्य रूप है, सुनना सामान्य रूप है, लेकिन बुलवाना देख लीजिए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वाक्य प्रयोग आप कर लीजिए कि रमेश ने सुरेश से नाटक के संवाद बुलवाए। तो वह खुद नहीं बोला रमेश, बल्कि सुरेश से बुलवाया। तो बुलवाना जो हो गया वह प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी वह क्रिया जो दूसरों को प्रेरणा देती है कार्य करने की। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? 10वां प्रश्न है। मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि बीजक जायसी, सूरदास और तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, साखी, सबद और रामायणी। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण मित्रों मैं नहीं होता, क्योंकि मैं तो उत्तम पुरुष है। वह और वे जो होता है वह अन्य पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष जो होता है वह तुम होता है, यानी बात सुनने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष हो जाता है। और तुम का प्रयोग या आप का प्रयोग हमेशा मध्यम पुरुष या बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। विकल्प बी सही है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत्य, सघोष तथा अल्प प्राण है? अब देखिए इसमें कई बातें पूछी जा रही हैं, कुल मिला के 4 बातें हैं। स्पर्श, अब देख लीजिए यहाँ विकल्प में दिया गया है त, ध, द, थ। विकल्प ए जो है वो ता है, विकल्प बी है ध, विकल्प सी है द और विकल्प डी है थ। स्पर्श व्यंजन देखा जाए तो क से लेकर के म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। तो इस हिसाब से तो चारों व्यंजन स्पर्श हैं। पहले सेक्शन में सभी आ रहे हैं। दंत देख लीजिए, दंत उसको कहेंगे जिसका उच्चारण दांत से होता है। तो त वर्ग जो है वो दंत है, त, थ, द, ध, न। तो ये चारों जो यहाँ व्यंजन लिखे गए हैं, त के बाद थ, द, ध, ये चारों दंत भी हैं, चारों सही हैं। तो स्पर्श और दंत तो सभी हैं। अब ले लीजिए सघोष को। सघोष किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में, ठीक है,
एक हमारा जो स्वर तंत्र है, हम कह सकते हैं जिसको वोकल कार्ड, वहाँ कंपन हो। तो ऐसे में जो हमारे वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में, जो व्यंजनों के जो वर्ग हैं 5 वर्ग, उनके जो तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर होते हैं वे सघोष होते हैं। कौन कौन से मित्रों? तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो त जो है वो तो पहला वर्ण हो गया, और इसी हिसाब से थ जो है वो दूसरा हो गया। यानी यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प डी इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बचे 2 विकल्प, ध और द, बी और सी। अब देख लीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवा तो सघोष होता है, तो इस हिसाब से ये दोनों सघोष हैं, स्पर्श हैं, दंत हैं। लेकिन देखिए अल्प प्राण वाली भी बात की जा रही है। अल्प प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, कौन कौन से? पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अब देख लीजिए, अब अल्प प्राण इसमें से क्या है? ध जो है, क्या ये तीसरा वर्ण है? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण है? नहीं। ध कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। त, थ, द, ध चौथा वर्ण है, तो इसके हिसाब से ये अल्प प्राण नहीं है बल्कि महाप्राण है। ठीक है। अब इस हिसाब से सही विकल्प क्या होगा? द। द ही एक ऐसा विकल्प है जो क्या है? ऐसा वर्ण है जो स्पर्श भी है, दंत भी है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ठीक है मित्रों, तो 12वें का सी विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू मित्रों न तो ये जर्मनी का शब्द है और न तो फारसी और अरबी का है। आप सोचेंगे कि उर्दू तो उर्दू भाषा का ही शब्द होना चाहिए। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। उर्दू खुद तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, विकल्प जो है बी सही है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। काकल्य ध्वनि है। अब पहले जान लीजिए काकल्य ध्वनि कौन सी होती है। काकल्य ध्वनि जान जिसका उच्चारण शुद्ध रूप से गले से हो, ठीक है, वो काकल्य ध्वनि होती है। ठीक है, अब देख लीजिए यहां लिखा गया है र, ल, ह और श। तो यहां पर ह जो है वो प्योर यानी शुद्ध रूप से काकल्य ध्वनि है। ठीक है, जिसके उच्चारण में हवा गले को रगड़ते हुए निकलती है। 15वां प्रश्न है। यशोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? अब रस बात की जा रही है। यहां लिखा गया है भक्ति और वात्सल्य को भी यहां गिना गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि रस मूल रूप से 9 है और वात्सल्य और भक्ति भी ऐड कर लिया जाता है तो 11 रस हो जाते हैं। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या भक्ति रस होगा? नहीं, यहाँ यशोदा जी भगवान की भक्ति नहीं कर रही हैं। शांत रस की कोई बात ही नहीं है और अरुण कोई तो रस होता नहीं। वात्सल्य बचा। वात्सल्य रस कब होता है? जब माँ अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार दिखाती है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इस हिसाब से विकल्प बी जो है वो सही है। यशोदा जी हरि यानी भगवान कृष्ण को पालने झुलावे यानी पालने में झुला रही हैं। और ये गीत बहुत अच्छा लिखा गया। यशोदा हरि पालने झुलावें हलरावें दुलरावें जो इसोई कछुगावें। ठीक है, तो यहाँ विकल्प बी सही है, वात्सल्य रस होगा। 16वां प्रश्न आपके सामने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना, पद्मावत उनका महाकाव्य है और इसकी रचना उन्होंने किस भाषा में की है? तो आपको लगेगा कि उन्होंने हो सकता है कि मैथिली में किया हो या मगधी में किया हो, लेकिन उन्होंने इसकी रचना अवधी भाषा में किया था। विकल्प ए जो है वो सही है। 17वां प्रश्न है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है? ये लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति जो काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग अपनी बातों को ज़्यादा प्रमाणित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, तर्क के साथ प्रस्तुत करने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? कहावतें होती हैं। ठीक है, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका सही विकल्प क्या होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अब देख लीजिए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना या दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना या गुण। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो सही होगा। कहाँ राजा भोज मतलब कहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति और कहाँ गंगू तेली मतलब कहाँ पर एक साधारण व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना के लिए यह प्रयोग किया जाता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।
आगे आ जाइए। 18वां प्रश्न, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत के लिए देखिए, अजंत शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां हम देखेंगे कि व्यंजन संधि के नियम लागू हो रहे हैं। ठीक है, जहां अच और अंत, अच में अंत मिलने पर, ठीक है, विकार उत्पन्न हो रहा है। यहां हम गौर करेंगे तो सी विकल्प पर, तो देखेंगे कि अच में क्या लगा हुआ है, च हलंत के साथ आया हुआ है। तो जब च वर्ण के बाद, यानी किसी भी वर्ग के पहले, ठीक है, पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए, कोई तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, तो वो जो च है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसलिए अच अंत, अच में देखें आप, च के बाद अ आया हुआ है, इसलिए च के बाद स्वर आने के कारण जो च है वो ज में बदल गया है, अजंत हो गया है। विकल्प सी जो है वो सबसे सही संधि विच्छेद है। अजा प्लस अंत नहीं हो सकता, अज प्लस अंत नहीं हो सकता, अच प्लस अंत नहीं हो सकता। 19वां प्रश्न, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ यानी जो असली पाठ है उसका शब्दशः अगर अनुवाद किया जाए तो क्या कहलाएगा? भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद या शब्दानुवाद? तो देख लीजिए, मूल पाठ का जो शब्दशः अनुवाद होता है वो कहलाता है शब्दानुवाद। इसे हम कहेंगे शब्दानुवाद, और ये विकल्प डी जो है वो पूरी तरह से सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रेखांकित शब्द को अगर हम इसका समास विग्रह करें, या एक सामासिक शब्द है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यहाँ रेखा पर अंकित नहीं हो सकता, कोई चीज़ रेखा पर अंकित नहीं की जाती। हम कहते हैं ना भाई कि भाई ये मुख्य चीज़ यह है, इसे रेखांकित कर लीजिए, तो वो रेखा पर अंकित वाला सेंस नहीं होता। रेखा में अंकित, कोई चीज़ रेखा के अंदर अंकित है, ऐसा भी भाव नहीं होता। रेखा के लिए अंकित, रेखा के लिए कोई चीज़ अंकित नहीं की जाती, बल्कि रेखा से कोई चीज़ अंकित की जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा रेखा से अंकित। विकल्प सी जो है वो सही है, और यहाँ तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष समास। आगे आ जाइए। 21वां प्रश्न है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास उपन्यास जो लिखे हैं उस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र, दूसरा विकल्प है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है धर्मवीर भारती, या डी रामचंद्र शुक्ल। तो आप जान जाइए कि देवदास फिल्म, जिसको कभी दिलीप कुमार साहब के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, शाहरुख खान ने भी बनाया। ठीक है, तो इस फिल्म, ये जो देवदास पुस्तक है, इसके रचयिता थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प बी सही है, यह देवदास एक उपन्यास था। ठीक है, आगे आ जाइए। 22वां प्रश्न, हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? हाड़ौती बिहारी के अंतर्गत नहीं आती, पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि बिहारी के अंदर तो भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। पहाड़ी में आपकी आ जाती कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली, कन्नड़ ये है ही नहीं। तो हाड़ौती जो है वो राजस्थानी में आती है। विकल्प डी जो है वो सही है। 23वां प्रश्न, इनमें पुल्लिंग शब्द है। अब देख लीजिए इनमें कौन सा पुल्लिंग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन से विकल्प में सारे शब्द पुल्लिंग हैं? गरीबी, ठीक है, गरीबी अच्छी होती है या गरीबी खराब होती है? ठीक है, गरीबी परेशान करती है या गरीबी परेशान करता है? करती है। हाँ, गर्मी भी परेशान करती है। बीमारी होने के कारण हम परेशान हो जाते हैं, और बीमारी परेशानी का जड़ होती है। ठीक है, तो अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो तीनों शब्द जो हैं वे स्त्रीलिंग हैं। लाश, तलाश और कोशिश को भी हम अगर वाक्य प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हमें एक अच्छे समाचार की तलाश थी, या तलाश होती है। समाचार चैनलों को अच्छे समाचार की तलाश होती है, तो तलाश स्त्रीलिंग शब्द है। कोशिश की जाती है, कोशिश किया जाता है नहीं। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लाश, तलाश और कोशिश, ये तीनों को भी अगर आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो निकलेगा कि ये तीनों भी क्या हैं?
स्त्रीलिंग है। प्रार्थना, दया, कृपा में भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। पानी, घी और दही को अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे मित्रों तो ये तीनों शब्द जो हैं वे पुल्लिंग हैं। इस हिसाब से विकल्प डी जो है वो सही है। आप करके देख लीजिएगा। आपको दही पर डाउट होगा, आपको लगेगा कि दही जो है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जान लीजिए कि दही पुल्लिंग शब्द होता है। 24वां प्रश्न है, श्री रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस जो किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास जी ने लिखा था क्या? रामचरितमानस। और इसकी भाषा क्या है? ब्रिज यहाँ लिखा गया बी विकल्प में, थोड़ा गलत हो गया, ब्रज होना चाहिए। अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो ब्रिज न होकर के यहाँ होना चाहिए था ब्रज, सुधार लीजिएगा। ए विकल्प सही है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसको श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था और इसकी भाषा अवधी है। 25वां प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? दंत्य यानी दांत से बोला जाने वाला। ठीक है, तो म तो प वर्ग में आता है, वो ओष्ठ है। प खुद प वर्ग में है। ऊ जो है वो भी ओष्ठ में आता है। ठीक है, अब बात आती है कि ल क्या है। ल जो है मित्रों वो दंत्य वर्ण है, दांत से बोला जाता है इसका उच्चारण। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, देखिए कई लोग इसको द्विगु समास में रख लेते हैं। वो सोचते हैं कि पहला पद संख्यावाची है और इसलिए यह द्विगु होगा। मित्रों देखिए, द्विगु अगर संख्या के हिसाब से देखें तो पहला पद संख्यावाची, ये बात सही है। लेकिन दशानन 10 मुखों का समूह कर लीजिए, तो कोई चीज 10 मुखों का समूह, आनन का मतलब मुख होता है। 10 मुखों का समूह, देखिए किसी विशेष चीज के लिए अगर हम प्रयोग करें या कोई ऐसी चीज जो 10 मुख के लिए हो, तो उस शब्द की सार्थकता नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से द्विगु नहीं कहा जा सकता। कहने के लिए कुछ लोग द्विगु में रख लेते हैं, लेकिन इसका सही समास यहां पर आएगा बहुव्रीहि, क्योंकि दशानन शब्द का प्रयोग एक विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है, वह है रावण। ठीक है, तो दशानन जो है बहुव्रीहि ज़्यादा अच्छा है। तो बेटर और बेस्ट की क्वालिटी अगर हम देखें तो बहुव्रीहि समास ही माना जाएगा। कुछ कहने के लिए यहाँ अपवाद आ जाता है, कुछ लोग इसको द्विगु समास भी मान लेते हैं, लेकिन मेरी समझ से द्विगु समास यहाँ नहीं है। आगे आ जाइए, 27वां प्रश्न, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है कहा जा रहा है मित्रों, है नहीं कहा जा रहा है। तो जरा ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। पहला विकल्प है दोहावली, दूसरा है गीतावली, तीसरा है रामचरितमानस। मैंने अभी रामचरितमानस बताया आपको कि यह तुलसीदास की रचना है। अब आपको जानना है दोहावली और गीतावली, तो मैं बता देना चाहूँगा कि दोहावली और गीतावली जो है यह भी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं में दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला न छू, ठीक है, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बहुत सारी रचनाएं। तो रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली ये तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, तुलसीदास की नहीं है। तो यामा जो है सही विकल्प है, विकल्प डी। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास, कुछ लोग चंद्रकांता कहते हैं, लेकिन चंद्रकांता नहीं है, बल्कि क्या है? परीक्षा गुरु। बी विकल्प सही है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। बी विकल्प सही है। 29वां प्रश्न, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो पहले जान जाइए कि हिंदी में गौर करने वाली बात है कि हिंदी की उपभाषाओं के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया है। अगर उन उपभाषाओं की बोलियों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे, और सारी उपभाषाओं के अंदर सारी हिंदी की बोलियां नहीं हैं, उनमें अब अगर आप गौर करेंगे तो उसमें आप काउंटिंग करेंगे तो उसमें आपको 18 भाषाएं, 18 बोलियां मिलेंगी। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, उनमें से टोटल अगर काउंटिंग की जाती है तो 18 बोलियां निकलती हैं। तो सी विकल्प जो है वो सही है। 30वां प्रश्न है, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर, ये 4 कवियों के नाम दिए गए हैं।
आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो जान जाइए, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली और एक नीचे आ गया है मगधी। ठीक है, तो ये जो चारों कवि थे ये ब्रजभाषा में अपनी रचना करते थे, मुख्यतः ब्रजभाषा। तो यहाँ जो दिया गया है उसमें ब्रजभाषा ही लिखा जाएगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज का ये प्रैक्टिस पेपर सेट आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल की घंटी का बेल का जो निशान दिखाई दे रहा है या घंटी का आइकन, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।